Hello everyone. So today in this video we are going to discuss the topic the straight line. The straight line in 3D. Okay. तो 3D में हम स्ट्रेट लाइन कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए पहले हमें प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. ठीक है. सो द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री in XYZ represents a plane तो जो जनरल इक्वेशन होता है फर्स्ट डिग्री का 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड में वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड कैसा दिखता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. फर्स्ट डिग्री क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि x की पावर 1 है y का पावर भी यहाँ पे 1 है z का पावर भी यहाँ पे 1 है. सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन. ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है 3D में. ओके. एंड इसको हम क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन. जनरल इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन इन 3D. ठीक है. Now we will define the straight line. The straight line, or we can say the general form of a straight line. So consider the equations ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0. Then the two equations together represents the curve of intersection of two planes. The curve of intersection of two planes ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0. And this is called a straight line in 3D. ठीक है. तो क्या लिखा है हमने यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन का डिफाइन किया है. कंसीडर द टू इक्वेशन ऑफ प्लेन्स ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0. ये हमने टू प्लेन्स की इक्वेशन कंसीडर की है. तो हम क्या लिखा है हमने यहाँ पे देन द टू इक्वेशंस टुगेदर रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स. कि अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ देखें तो अगर हमें दो प्लेन्स की इक्वेशन एक साथ दी जाती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है वो हमेशा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वो दो प्लेन्स की कि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी अगर आपको ये टू इक्वेशंस एक साथ दी गई हैं. ठीक है. टू इक्वेशंस अगर प्लेन की एक साथ दी गई हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं वो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन को. और दो प्लेन की इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है अगर प्लेन्स इंटरसेक्टिंग हो तो है ना. तो वो क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है. देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लो ये प्लेन 1 है. दिस इज प्लेन 1 एंड दिस इज प्लेन 2. प्लेन 1 एंड प्लेन 2. तो ये दोनों जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे. ये स्ट्रेट लाइन ही तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में है ना. स्ट्रेट लाइन कॉमन आ रहा है. तो जब भी हमें दो प्लेन्स की इक्वेशन एक साथ दी जाएंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी और वो हमेशा क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है. तो तभी हम इसको ये जो हमारा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है टू प्लेन्स का उसको हम क्या बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन इन 3D.
ठीक है। तो टू प्लेन्स टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी दी गई है कि टू प्लेन्स की फॉर्म में दी गई है तो उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दो प्लेन्स की इक्वेशन को एक साथ लिखोगे, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स की इक्वेशन को, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, या फिर उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म बोलते हैं या फिर अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। अनसिमेट्रिकल फॉर्म भी यही होती है स्ट्रेट लाइन की, जब हमें टू प्लेन्स एक साथ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, दिया हुआ ऐसे, तो वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं उसको और जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D, ठीक है। So let the equation passes through the point x1, y1, z1, ठीक है। हमें दिया गया कि एक स्ट्रेट लाइन है जो x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रहा है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, और हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए गया स्ट्रेट लाइन के, a b c। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर हमें पासिंग पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हो तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे हम रखते हैं पासिंग पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होता है, और यहाँ अपॉन में, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज रखते हैं स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो इस फॉर्म का जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनता है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, तब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो ये फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमें पासिंग पॉइंट जो है वो एक सिंगल पॉइंट दिया गया है x1 y1 z1, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए गए हैं, a b एंड c। हाँ जी, तो ये है हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड करना हो एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एनी पॉइंट ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे हम कोई भी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कैसा दिखेगा, एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम इसको इक्वल टू के रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू के वेयर के इज अ पैरामीटर, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट को, फर्स्ट जो इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है उसको के इक्वल आपने रखना है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू के, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड कंपोनेंट जो है इसका इक्वेशन का, उसको भी के इक्वल रख देंगे, थर्ड को भी, बिकॉज ये इक्वल है ना तीनों ही, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस x1 इज इक्वल टू a के आएगा, यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू बी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, z माइनस z1 इज इक्वल टू सी के, देन x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x1 प्लस a के, ये x1 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस b के एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस c के। तो x y z की हमने वैल्यू निकाल लिया। सो एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑफ द फॉर्म, x कितना आ रहा है, x1 प्लस a के, y1 प्लस बी के एंड z कितना आ रहा है, z1 प्लस सी के, ऐसा दिखता है। तो कभी भी आपको सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन हो और आपने फाइंड करना हो एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसको के को रख लोगे, तो फर्स्ट पार्ट को के साथ इक्वेट करना है, तो यहाँ पे a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a के, और यहाँ पे माइनस x1 है तो वहां जाके प्लस x1 हो जाएगा, यानी a के प्लस x1, यहाँ से b के प्लस y1 आएगा और यहाँ से c के प्लस z1 आएगा। सो ऐसा दिखेगा कोई भी पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हमने बात की थी डायरेक्शन रेशियोज की, ए बी सी हमें क्या दिए गए थे, डायरेक्शन रेशियोज थे, ये क्या थे, लाइन के, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं, आई होप ये आप सबको क्लियर होगा, डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड करते हैं, ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose direction ratios are a b c। अगर डायरेक्शन रेशियो a b c है, डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए यहाँ पे a b c तो आप रखोगे और इसको डिवाइड करना है किससे, मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड इसका निकाल देना स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे हमने ये सभी डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज में भी हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए। इफ ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देन हम कह सकते हैं आर ए आर बी आर सी, these are also direction ratios of the same straight line। अगर एबीसी है एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो इसके जो स्केलर मल्टीपल्स होंगे, मालूम हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी क्या रहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ही रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मालूम में दिया हुआ स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 2 4 6 हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेम स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 भी होंगे। 1 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 6 आएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मालूम हमने इसको जैसे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 1 2 3 है डायरेक्शन रेशियो, तो 2 4 6 भी होंगे। अगर 2 4 6 है तो हम इसमें से कॉमन पोर्शन निकाल देते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 these ये होंगे, these are डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो आता है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सपोज x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2. Suppose these are two straight lines and we have to find angle between these two lines. Now let theta be angle between these two lines. ठीक है, तो cos theta हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास cos theta is equal to, if theta is angle between these two lines then cos theta is equal to, ये जो इनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इनकी हेल्प से हम एंगल फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a1 b1 c1 एंड सेकंड जो स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a2 b2 c2। तो एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को करना होता है मल्टीप्लाई, यानी a1 को a2 से करना है, b1 को b2 से करना है, c1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ऐड करके लिख देना है। देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करना और उनको ऐड करके लिखना है यहाँ पे। और अपॉन में क्या है इसके स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो से a2 b2 c2, तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन 3D। ठीक है, तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो एंगल कितना होगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उस केस में एंगल तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 90 है ना, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और हमने यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दिया तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आएगा, ये 0.1 है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो तो यहाँ पे जाके सेम हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें रिलेशन कैसा मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. So this is required condition for lines to be perpendicular.
अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगी 3D में इस टाइप की टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। कौन सी कंडीशन आई है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो A1 को A2 से मल्टीप्लाई किया गया, B1 को B2 से, C1 को C2 से और उनका सम लिया गया। यानी ये तो टू लाइंस परपेंडिकुलर होगी, यानी अगर उनमें एंगल 90 है तो जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन का सम होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन का जो सम होगा वो जीरो आएगा हमेशा। तो अगर आपने प्रूव करना है कि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, या तो आप ये प्रूव कर दो कि लाइंस के बीच में एंगल 90 है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्शन रेशियोज की जो जो भी है और प्रूव कर दो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 आ रही है। या फिर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? बस ये चेक कर लो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है वो जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ रहा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है लाइंस तो ये इनका प्रोडक्ट का सम जो होगा वो हमेशा जीरो आएगा, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में किस टाइप का रिलेशन होता है? डायरेक्शन रेशियोज में किस टाइप का रिलेशन होता है? suppose two lines are parallel. Suppose two lines are parallel. ठीक है, if A B C be direction ratio of first straight line, then direction ratio of second straight line कैसे होती है? K times A K times B K times C। स्केलर मल्टीपल होते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टू लाइंस पैरेलल होगी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में ये रिलेशन होता है। तो कॉमन पोर्शन तो वैसे भी आउटसाइड निकाल ही देते हैं। अगर यहाँ पे के ए के बी के सी डायरेक्शन रेशियोज है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर 2 4 6 डायरेक्शन रेशियो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के, तो 1 2 3 भी कंसीडर कर सकते हैं कि 1 2 3 भी वही सेम स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो अगर लाइन पैरेलल होती है, टू लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी के ए के बी के सी टाइप के होंगे। तो जो कॉमन पोर्शन है, जैसे हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो कितना आएगा? 1 2 3 ना। अगर हमने यहाँ से के कॉमन निकाल दिया तो कितना आएगा? ए बी सी ही आएगा, है ना। तो ये अगर एक स्ट्रेट लाइन के ये है डायरेक्शन रेशियो तो पैरेलल के ऐसे होंगे। ठीक है, और वैसे हमें पता है कि के जो कॉमन पोर्शन है वो तो हम आउटसाइड निकाल नहीं सकते हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियो में क्या आ जाएगी? ए बी सी ही आ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज हम हमेशा सेम ले लेंगे, करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो सेम होगी, क्योंकि जो कॉमन पोर्शन होता है वो तो हम आउटसाइड निकाल ही देते हैं, है ना। पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हम सेम कंसीडर कर लेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड जितना हमने किया है अभी तक। So first question is, find the equation of straight line passes through the point 1 2 3 and equally inclined to the axis and equally inclined to the एक्सिस। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 1 2 3 पॉइंट से पास कर रही है। पासिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 2 3 एंड वो स्ट्रेट लाइन कैसा है? इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ए एक्स ई एस प्लूरल फॉर्म यूज किया हमने, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात हो रही है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म कर रही है और वो स्ट्रेट लाइन जो है 1 2 3 पॉइंट से पास कर रही है। तो हमें ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है क्या है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है? डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन होती है, if a straight line makes an angle alpha beta and gamma with positive direction of x-axis y-axis and z-axis respectively, then direction cosines of that straight line are defined as cos alpha cos beta cos gamma। ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है,
विद वही सेम स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो वो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को साइंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये cos अल्फा x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस के साथ बीटा एंड z एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रही है। तो ऐसे डिफाइन करते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा, these are direction cosines of that straight line which makes angle alpha beta gamma respectively with x axis y axis and z axis। ओके, और डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं ना, सपोज दिस इज l एंड दिस इज m एंड दिस इज n, हम इसको नोटेशन दे रहे हैं l m n। और जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये l m n क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ये हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, इसका अगर प्रूफ चाहिए होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनमें यूज होगा। डायरेक्शन कोसाइन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अब हमें दिया गया है यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये पॉइंट से पास कर रही है 1 2 3 से, ठीक है। और हमने जो सिमेट्रिकल फॉर्म की है, सिमेट्रिकल फॉर्म हमने डिफाइन की थी, उसमें एक ही पॉइंट हमें गिवन था, a straight line which passes through the point x1 y1 z1 and having direction ratio abc। अगर हमें पासिंग पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियोज पता है स्ट्रेट लाइन के, तो वहां से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यूज पुट कर देंगे, ये क्या है, पासिंग पॉइंट है। इस क्वेश्चन में जो हमने अभी डिस्कस करना है, इसमें हमें पासिंग पॉइंट 1 2 3 दिया हुआ है, तो x1 की वैल्यू मान लें ये 1 है, y1 कितना है 2 है एंड z1 कितना है 3 है। तो ये पासिंग पॉइंट हुआ। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता लग जाए इस लाइन के, तो हम सिमेट्रिकल फॉर्म का यूज करके ये लाइन का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। जो लाइन है वो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म कर रही है। सपोज वो एंगल अल्फा है, सपोज एंगल इज अल्फा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे वो लाइन के, फिर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों के साथ ही अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। सो देयरफॉर cos अल्फा cos अल्फा, these are direction cosines of the required straight line। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है किसके, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन के जो हमने फाइंड करना है। और डायरेक्शन कोसाइंस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, बिकॉज़ ये डायरेक्शन कोसाइन है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस 1/√3। और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। सो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ओके, अब जो सिमेट्रिकल फॉर्म हमने लिखी थी उसमें हमने डायरेक्शन रेशियोज यूज किए थे, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने कैसे डिफाइन करवाया आपको, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। तो ये जो पोर्शन होगा वो तीनों में कॉमन होता है ना, कॉमन होगा ना, ये यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे पड़ी होगी, यहाँ पे पड़ी होगी, तो ये कॉमन पोर्शन निकाल दे तो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज होंगी ना। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में ये जो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस बन रहे हैं, इसमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू तीनों में सेम है, तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यूज है ये क्या होंगे, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो अगर ये डायरेक्शन को साइंस है तो कह सकते हैं 1 1 1 दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अगर हम वो -1 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। मैंने आपको बताया था कॉमन पोर्शन हम निकाल ही लेते हैं तो हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके इसको, मैंने बोला था ना कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है तो के ए के बी के सी भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अगर आपने -1 चूज किया भी हुआ है तो के यानी के आप चूज कर लेना फिर वहाँ पे -1। तो अगर -1 डायरेक्शन रेशियोज है तो के से मल्टीप्लाई कर दो उसको, के हमने -1 ले लिया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक सब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव साइड में हमने कॉमन निकाल दिया।
हम यहाँ पे कह सकते हैं if a straight line makes equal angles with positive direction of x axis, y axis, z axis, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे 1 1 1 होंगे एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखो निकाल के कि अगर a b c है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना आएगा √3 आएगा ना, तो √3 से तो डिवाइड किया हमने, तो डायरेक्शन रेशियो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ओके, तो यहाँ से हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, अब हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज, हमें पासिंग पॉइंट क्या दिया गया है 1 2 3 ना, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे होगी सिमेट्रिकल फॉर्म। अगर हमें एक ही पॉइंट दिया गया हो सिंगल पॉइंट जिससे स्ट्रेट लाइन पास करती है और डायरेक्शन रेशियोज भी हमारे पास हो, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। x1 की वैल्यू में 1 दी गई है, y1 की वैल्यू 2 है, z1 की वैल्यू हमारे पास है, z1 की वैल्यू है 3 एंड ABC क्या होता है डायरेक्शन रेशियो ABC, तो ये 1 1 1 है। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है जो 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है एंड विद the positive direction of x axis, y axis, z axis ये same angle form कर रहा है। Okay, now next question is find the angle between the lines x upon 1 minus y upon 0, z upon minus 1 and x upon 3, y upon 4 is equal to z upon 5। ये हमें टू स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं, इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म की हो x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1 is equal to z minus z upon c1। सिमिलरली सेकंड स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच में जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो हम डायरेक्शन रेशियोज का यूज करते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशियोज का। तो जो गिवन स्ट्रेट लाइन है हमें क्वेश्चन में, हम उनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, है ना, उनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म का है, तो given straight lines can be written as in the form x minus x1, यहाँ पे 0 है ना, x minus x1 upon a1, y minus y1 upon minus 0 लिख दे, इसको ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे 0 के साथ नेगेटिव साइन लगाओगे कोई फर्क नहीं। z minus z1 upon minus 1, तो ये स्ट्रेट लाइन सेम ही है ना, ये बनी एंड इसको x minus x1 upon 3, y minus x minus x2, y minus y2 upon 4, z minus z2 upon 5। तो ये जो गिवन स्ट्रेट लाइंस है वो इस फॉर्म की है ना। कंपेयर करने तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, z1 की वैल्यू कितनी है 0 है एंड a1 b1 c1 ये जो अपॉन में वैल्यूज है, a1 हमारे पास है 1, b1 है 0, c1 है -1। सिमिलरली इसको कंपेयर कर ले, x2 0 है, y2 भी 0 है एंड z2 भी 0। and direction ratios a2 3, b2 4 and c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। ठीक है, so let theta be the angle between the given lines। तो फॉर्मूला क्या होता है a1 a2 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3, ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5। जब हम ये एंगल निकालते हैं तो मॉडुलस साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, यहाँ पे कितना आएगा 25 प्लस 25 इज 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा -2, मॉडुलस से आउटसाइड निकालोगे तो 2 आएगा, √2 यहाँ पे आएगा 50, cos थीटा कितना आ गया हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन, यहाँ पे था √2 एंड 50 को हम लिख सकते हैं 5 √2, 5 5 25 25 को 2 से 50 है, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2
2 अपॉन ये रूट टू हो जाएगा इंटू 5, ये कैंसिल आउट हुआ तो 1/5 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 1/5। सो दिस इज रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन गिवन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये फॉर्मूला में आप यहाँ पे मॉडुलस साइन कर लो, यहाँ पे मॉडुलस साइन कर लो, या फिर प्लस माइनस साइन का यूज कर सकते हो आप यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, या फिर मॉडुलस साइन का यूज करो। ये आ गया हमारे पास आंसर। और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the lines 1 minus x upon 3, 7y minus 14 upon 2 lambda is equal to 5z minus 10 upon 11, and 7 minus 7x upon 3 lambda is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5. These are perpendicular to each other. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीस टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है और हमें यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। सो हियर गिवन स्ट्रेट लाइंस आर, जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है वो गिवन है 1 minus x upon 3, और यहाँ पे है 7y minus 14 upon 2 lambda, एंड यहाँ पे 5z minus 10 upon 11। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन है हमारे पास 7 minus 7x upon 3 lambda is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5। ये है टू स्ट्रेट लाइन, और ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी इनमें एंगल 90 डिग्री है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, एंगल तो हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म की गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके हम इस फॉर्मूला की हेल्प से एंगल फाइंड कर सकते हैं। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और उस केस में डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है। ये बताया था मैंने, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर a1 b1 c1 है, सेकंड के a2 b2 c2 है, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, आंसर 0 होता है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें हम ये कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, हमें ये दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा, है ना। तो हमें इनके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब मिस्टेक क्या करते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो डायरेक्शन रेशियो ये देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अपॉन में जो वैल्यूज होती है वो डायरेक्शन रेशियोज होती है, तो वो इनको डायरेक्शन रेशियोज चूज कर लेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन का सम 0 कर देंगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है ना वो इस फॉर्म में गिवन होता है x माइनस x1, x आगे होना चाहिए, x माइनस x1। ये कैसा दिया हुआ है 1 माइनस x, ये x1 माइनस x की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे होता है y माइनस y1, y का कोफिशिएंट 1 होता है लेकिन यहाँ पे तो 7 है। तो पहले हमने इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है जो स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिकल इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे तो x हमें आगे चाहिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इससे नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें। अगर हमने माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए, तो आप 7 यहाँ से कॉमन निकाल लोगे, 7 आपने कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी z माइनस z1 होता है तो 5 कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ से 5 हमने कॉमन निकाल लिया तो ये ऐसा आएगा। सिमिलरली ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें x आगे होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने यहाँ से क्या किया -7 कॉमन निकाल लिया। जब हमने यहाँ से -7 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x आएगा, और यहाँ से हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है और 7 भी कॉमन निकाला है। 7 कॉमन निकाला तो यहाँ 1 आएगा, लेकिन साइन भी कॉमन निकाला है तो कितना आएगा यहाँ पे -1। मल्टीप्लाई करो -7x + 7, ये बन जाएगा। अपॉन में कितना है 3 लैम्डा, यहाँ पे
ये ठीक है, y माइनस वाई टू अपॉन वी टू, ये ठीक है। और यहाँ पे भी z माइनस z टू होता है ना, तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के z आगे आ जाएगा, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको और सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन चाहिए हमें, देखो ऐसे x माइनस x1 अपॉन a1, तो ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, तो बन गया ये x माइनस x1 अपॉन a1। अब यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए y माइनस y1, तो y माइनस y1 यहाँ पे लिखा, तो ये जो 7 है वो 2 लैम्डा के अपॉन में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको करेक्ट करके लिखोगे तो 7 मल्टीप्लाई में ही जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये अपॉन में 7 यहाँ पे चाहिए हमें z माइनस z1 अपॉन c1 ना, तो यहाँ पे 5 नहीं चाहिए, तो 5 को इसके अपॉन में लिख सकते हैं, इसको करेक्ट करके लिखोगे सिंपलीफाई करके, तो 5 अपॉन 11 ही ये बनेगा। सेम यहाँ पे करना है, हमें चाहिए x माइनस x2 अपॉन a2, तो यहाँ पे -7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये ठीक है, y माइनस y2 अपॉन b2, और यहाँ पे z माइनस z2 अपॉन c2, और ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ठीक है, अब जो इक्वेशन की जो हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए वो बन रहा है लाइन का ना, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। Similarly, x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2। तो अगर हम लाइंस को कंपेयर करें, लाइंस a1 b1 c1 है, तो a1 की वैल्यू -3 है, b1 की वैल्यू 2 लैम्डा अपॉन 7 है, c1 की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन 5 है, ठीक है। और यहाँ पे a2 b2 c2, a2 की वैल्यू कितनी है -3 लैम्डा अपॉन 7, b2 कितना है 1 एंड c2 कितना है -5, एंड ये होती क्या है बेसिकली, a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एंड a2 b2 c2 इज डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सेकंड स्ट्रेट लाइन। अब हमें गिवन है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर है, बिकॉज़ गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि इनकी डायरेक्शन रेशियोस की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो लेने हैं कि a1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, b1 को b2 से, c1 को c2 से, वो इक्वल टू 0 होता है। कब होता है ये, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, ओके। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 is -3, a2 is -3 lambda upon 7, b1 is 2 lambda upon 7, b2 is 1, c1 is 11 by 5 and c2 is -5। अब ये एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 9 lambda upon 7 plus 2 lambda upon 7 minus 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, -11 is equal to 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 9 lambda upon 7, और यहाँ पे कितना आ रहा था 2 lambda upon 7, राइट, 2 lambda upon 7, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ आ रहा है -11 is equal to 0। 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 लैम्डा अपॉन 7 इज इक्वल टू, ये 11 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई 7 बाय 11, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 7। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ओके। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।